हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका आर्या जनरल साइंस की इस क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि इससे पहले वाली क्लासेस में आपने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था कि पाचन क्या होता है। तो पाचन के अंतर्गत हमने क्या समझा, भोजन में जो होता है पाचन के पश्चात भोजन के पोषक तत्वों को ही तो ग्रहण करते हैं। उन्हीं पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या होती है, पोषण होती है। और भोजन के पोषक तत्वों को ग्रहण किसके द्वारा करते हैं, तो पाचन के द्वारा। तो ये दोनों टॉपिक आपस में को रिलेटेड है। इसीलिए अगर आपने अभी तक पाचन तंत्र के बारे में, पाचन तंत्र से रिलेटेड वीडियो को नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जाकर देख लीजिए। आज हम पढ़ेंगे पोषण, न्यूट्रिशन के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं पोषण होता क्या है। पोषण एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर हेतु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन को ग्रहण करते हैं। हम भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं ना। ये खाद्य पदार्थों को क्यों ग्रहण करते हैं, क्योंकि इनके माध्यम से हमें क्या, शरीर के लिए ऊर्जा उपलब्ध हो। हमारे शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए ना। ऊर्जा किस फॉर्म में चाहिए होती है, तो एटीपी के फॉर्म में। ये मैंने आपको पाचन वाले टॉपिक में समझाया था। अब इसके लिए हम क्या होता है, अलग अलग चीज़ों को ग्रहण करते हैं। कुछ भोजन के स्रोत होते हैं, जैसे कुछ हमारे कैसे स्रोत होते हैं, जंतु स्रोत होते हैं, कुछ हमारे पादप स्रोत होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, जंतुओं से ग्रहण करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, पादप से ग्रहण करते हैं। इसके माध्यम से हम भोजन का निर्माण करते हैं और उस भोजन को ग्रहण करते हैं। भोजन के पोषक तत्वों के ग्रहण करते हैं, जिससे हमारे शरीर की सारी क्रियाएं आसानी से होती हैं। तो जैसे कुछ पादप स्रोत की आपको इमेज दी हुई है, जैसे फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, ओट्स होते हैं। ये सब क्या हमारे पादप स्रोत हैं। और कुछ आपके जंतु स्रोत होते हैं। जंतु स्रोत क्या, जैसे अंडा होता है, मांस होता है, दूध होता है, घी, मक्खन, ये सब आपके क्या जंतु स्रोत हैं। तो भोजन के स्रोत कितने होते हैं, तो भोजन के मुख्यतः दो स्रोत होते हैं, पादप स्रोत और जंतु स्रोत। तो चलिए हम पढ़ते हैं पोषक तत्वों के बारे में। पोषक तत्व, पोषक तत्वों को हम क्या करते हैं, भोजन से ग्रहण करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, पोषण। पोषक तत्व आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला आपको होता है कार्बनिक तत्व, सेकंड आपको होता है अकार्बनिक तत्व। तो चलिए डिस्कस करते हैं कार्बनिक तत्व के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आएंगे, अकार्बनिक तत्व के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आएंगे। कार्बनिक तत्व के अंतर्गत जैसे आपको कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फैट्स होता है, प्रोटीन, विटामिन, ये सारे जो तत्व होते हैं कार्बनिक तत्व के अंतर्गत आते हैं। जबकि आपका जल, खनिज लवण, ये अकार्बनिक तत्व के अंतर्गत आता है। ये दोनों पॉइंट को याद रखना है। कई बार ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट कैसा तत्व है, कार्बनिक तत्व है कि अकार्बनिक तत्व। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, प्रोटीन, ये सब आपके कैसे तत्व हैं, कार्बनिक तत्व हैं। तो चलिए एक एक तत्व के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट बना कैसे है, किन किन तत्वों के संयोग से, वो तत्वों का संयोग कितने अनुपात में हुआ है, चलिए डिस्कस करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। कार्बोहाइड्रेट, यह कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के 1:1 के अनुपात से मिलने से बना है। इसमें कार्बन का कितना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 का रेशियो होता है। और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए 50 से 80% उपलब्ध ऊर्जा कराता है। जिससे हमारे शरीर के लिए ऊर्जा की उपलब्ध होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा किसके माध्यम से उपलब्ध होती है, तो ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारी कार्य क्षमता को नियंत्रित करता है। कार्य क्षमता को कैसे नियंत्रित करता है, जैसे मैं काम, किसी भी काम को करने के लिए क्या होती है, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता ही क्या होती है, आपकी ऊर्जा। आपको कोई भी काम करना है उसके लिए क्या होता है, आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हमारे शरीर की लगभग ऊर्जा किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। 50 से 80% तक ऊर्जा किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। सबसे पहले देखिए हमारे शरीर को ऊर्जा कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है। कार्बोहाइड्रेट के पश्चात अगर एक ऐसी कंडीशन आ जाए कि हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त रूप से नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, किसी कंडीशन से व्यक्ति को कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल पा रहा है, तो उस कंडीशन में ऊर्जा कौन देने लगेगा, फैट्स। जो आपका फैट्स होता है स्टोर किया जाता है, वो फैट्स आपको एनर्जी देगा। अब लेकिन एक ऐसी कंडीशन आ जाए कि कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है, फैट भी नहीं है, तो उस कंडीशन में ऊर्जा कौन देगा, प्रोटीन ऊर्जा देगा। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि व्यक्ति के शरीर को प्रोटीन से ऊर्जा लेनी पड़ती है, तो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होती है। सामान्यतः व्यक्ति को ऊर्जा कहाँ से लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारी कार्य क्षमता को नियंत्रित करता है।
क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी। कब कितनी ऊर्जा मिलती है, 50 से 80% ऊर्जा में किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। चलिए हम पढ़ लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत हैं। इसलिए इस वीडियो को मैंने इमेज भी लगाई है, क्योंकि जो कोई चीज़ आप देखते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत क्या है, आपकी शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, गेहूँ, जौ, ये सारी चीज़ें क्या आपके कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत है। मक्का है, ये सब चीज़ें कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा में क्या प्राप्त होता है, तो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। अब चलिए हम पढ़ लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कितने होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो कई बार मोनोसेकेराइड के अंतर्गत कौन कौन सी कार्बोहाइड्रेट आएंगी, डाइसेकेराइड में क्या आएगा, पॉलीसेकेराइड में क्या आएगा, ये आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड में क्या होता है, ग्लूकोज के एक अणु होते हैं। तो कई बार ऐसे पूछ सकते हैं कि ग्लूकोज के एक अणु कार्बोहाइड्रेट के किसके प्रकार में होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का जो एक प्रकार होता है मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज का एक अणु होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मोनोसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड के अंतर्गत कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट आती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो आपका ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज व गैलेक्टोज, ये मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण है। ये तीनों को याद रखना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज किसके उदाहरण है, मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट के। जैसे ग्लूकोज क्या देता है, आपको तुरंत इंस्टेंट एनर्जी देता है। जैसे आपने अगर टीवी वगैरह में एड भी देखे होंगे, तो जब ग्लूकोज का एड देता है तो उसमें बोलते हैं ना इंस्टेंट एनर्जी, त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है कौन, ग्लूकोज। इसीलिए व्यक्ति को जब कई बार क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, वो बीमार हो जाता है, जो कुछ खा पी नहीं पाता, तो उस स्थिति में से क्या करते हैं, ग्लूकोज लगा देते हैं, क्योंकि ग्लूकोज क्या करता है, उसको तुरंत ऊर्जा उपलब्ध कराता है। और ग्लूकोज किस में पाया जाता है, तो ग्लूकोज आपका ब्लड में पाया जाता है। ब्लड में पाई जाने वाली कौन सी शुगर है, तो कौन सी है, ग्लूकोज। इसके अलावा आपका फ्रक्टोज क्या होता है, फल व फूल में पाया जाता है। फलों में कौन सी शुगर पाई जाती है, तो फलों में आपकी पाई जाती है फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज आपका क्या, सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट है। यह सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, प्राकृतिक रूप से, यहाँ पे इस पॉइंट को याद रखना है। अगर पूछते हैं प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, तो आपकी कौन सी है, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज किस में पाई जाती है, तो फ्रक्टोज आपके फल व फूल में पाई जाती है। चलिए हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मोनोसेकेराइड के बाद हम पढ़ते हैं डाइसेकेराइड के बारे में। डाइसेकेराइड में ग्लूकोज के 2 से लेकर 10 तक अणु होते हैं। अगर ग्लूकोज का आपका एक अणु है तो क्या होता है, मोनोसेकेराइड। अब अगर एक के बाद क्या होता है, 2 से लेकर 10 तक के अणु होते हैं, तो आपका क्या होता है, डाइसेकेराइड होता है। डाइसेकेराइड के अंतर्गत क्या आती है, आपका सुक्रोज, लैक्टोज व माल्टोज, ये तीनों किसके अंतर्गत आते हैं, डाइसेकेराइड के अंतर्गत। तो चलिए पढ़ते हैं सुक्रोज के बारे में। सुक्रोज कैसे बनता है, क्योंकि आप पढ़ किसके बारे में, डाइसेकेराइड। तो एक तो सिंगल अणु होगा नहीं, कम से कम 2 अणु तो होंगे ही। इसके अलावा 2 से ज़्यादा हो सकते, 3, 4, 5, 6, 10 तक हो सकते हैं, किसमें, आपके डाइसेकेराइड में। तो जो आपका सुक्रोज होता है, सुक्रोज किससे बनता है, सुक्रोज को हम टेबल शुगर भी कहते हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा। सुक्रोज ग्लूकोज व फ्रक्टोज के मिलने से क्या निर्माण होता है, सुक्रोज का। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा हो कि मैम आपने तो अभी बताया कि फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा होती है, लेकिन फ्रक्टोज तो आपकी ग्लूकोज से मिल गई, तो ये तो और भी ज़्यादा मीठी हो गई होगी। हो सकती है, लेकिन आपसे पूछेगा सबसे मीठी शर्करा, एक सिंगल फॉर्म में पूछता है सॉरी, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारी फ्रक्टोज ही होती है। सबसे मीठी शर्करा पूछेगा तो क्या होती है, सबसे मीठी शर्करा आपकी फ्रक्टोज होती है। और फ्रक्टोज किसमें पाई जाती है, आपके फलों में मुख्य रूप से फ्रक्टोज पाई जाती है। सुक्रोज को हम क्या बोलते हैं, टेबल शुगर। सुक्रोज का निर्माण किसके द्वारा होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से सुक्रोज का निर्माण होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं लैक्टोज के बारे में। लैक्टोज का निर्माण कैसे होता है, ग्लूकोज व गैलेक्टोज के मिलने से लैक्टोज शुगर का निर्माण होता है। जैसे आपने मोनोसेकेराइड में गैलेक्टोज के बारे में पढ़ा, इसी प्रकार ग्लूकोज व गैलेक्टोज दोनों अगर मिल जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, लैक्टोज शर्करा का। और लैक्टोज शर्करा आपके किसमें पाई जाती है, तो दूध में पाई जाती है। और दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो दूध में आपका पाया जाता है केसिन प्रोटीन। केसिन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण ही क्या होता है, दूध का रंग सफ़ेद होता है। अब दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है अगर पूछता है, तो दूध में आपको लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अब जैसे कुछ पॉइंट आपको याद रखने के, जैसे कई बार क्या होता है,
स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्मार्ट वर्क में जैसे जिसके लास्ट में ओज होता है, तो आप मान लीजिए आपके क्या होते हैं, शर्करा ही होते हैं। जैसे लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, ये सब क्या शर्करा है। अब जिसके लास्ट में एज होता है वो क्या होते हैं, आपके एंजाइम। इसलिए इस तरह से कई बार आपको नहीं भी आ रहा होगा, इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे एमाइलेज, लाइपेज, ये सब क्या है, एंजाइम है। और जिसके लास्ट में ओज होता है वो क्या होती है, शर्करा। लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो दूध में पाई जाती है लैक्टोज शर्करा। और जो आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स में कौन सी पाई जाती है, माल्टोज। इसके अलावा आपके अनाज होते हैं, अनाज में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो माल्टोज पाई जाती है। और ड्राई फ्रूट्स में भी कौन सी पाई जाती है, माल्टोज। माल्टोज सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है। अगर पूछते हैं सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने वाली कौन सी शर्करा है या कार्बोहाइड्रेट्स है, तो कौन सी है, आपका माल्टोज। अब चलिए, आपने डाइसैकेराइड के बारे में पढ़ लिया, मोनोसैकेराइड के बारे में पढ़ लिया। अब चलिए हम पढ़ते हैं पॉलीसैकेराइड के बारे में, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, 3। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड व पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड में क्या होता है, ग्लूकोज के अनेक अणु, कम से कम 10 से ज़्यादा अणु तो होंगे ही किसमें, पॉलीसैकेराइड में। अगर 2 से 10 के बीच में अणु है तो आपका क्या हो जाएगा, वो डाइसैकेराइड होगा। जब 10 से अधिक ग्लूकोज के अणु होंगे तो क्या होगा, पॉलीसैकेराइड होगा। पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो आपका स्टार्च व सेलुलोज, ये किसके अंतर्गत आते हैं, पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं। और जैसे आपका मक्के में, बाजरा में, आलू में, जौ में, इसमें क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च क्या है, एक प्रकार का आपको पॉलीसैकेराइड है। जैसे आपको मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपका प्रारंभ होता है मुख गुहा से। मुख गुहा में किसका पाचन होता था, तो मुख गुहा में स्टार्च का पाचन होता था। स्टार्च क्या है, स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। और स्टार्च पाचन के पश्चात किस में परावर्तित होता था, तो स्टार्च पाचन के पश्चात माल्टोज में परावर्तित होता था। ये मैंने आपको पाचन वाले चैप्टर में समझाया था। अगर आपने अभी तक पाचन वाले टॉपिक को नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जाके वीडियो को देख लीजिए। और साथ साथ में नोट्स जरूर बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अब जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखने हैं। जैसे एक कृत्रिम शर्करा होती है, कौन सी, सैकरीन। सैकरीन क्या होती है, एक प्रकार की कृत्रिम शर्करा है। अब सैकरीन के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सैकरीन के निर्माण में हम सोडियम सैक्राइड का प्रयोग करते हैं। अब इस सैकरीन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो सैकरीन का प्रयोग करते हैं बेकरी में, आइसक्रीम के बनाने में। किसका प्रयोग करते हैं, सैकरीन का। जैसे बेकरी में होता है केक, पेस्ट्री वगैरह जो आप लेते हैं, इसके निर्माण में भी किसका प्रयोग करते हैं, सैकरीन का करते हैं। और जो आइसक्रीम वगैरह होती है इसमें भी किसका प्रयोग करते हैं, सैकरीन का करते हैं। इसके अलावा एक ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दर्पण के सिल्वरीकरण के लिए किस कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है। ये इस पॉइंट को याद रखना है। ये क्वेश्चन आपके एक बार प्री के एग्जाम में पूछा जा चुका है और बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन हुआ था कि दर्पण के सिल्वरीकरण के लिए हम किस कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करते हैं। तो दर्पण के सिल्वरीकरण के लिए हम ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कैप्सूल, जो मेडिसिन होती है उसका कैप्सूल जो बनता है, कैप्सूल का जो बाह्य आवरण होता है, बाह्य आवरण के निर्माण के लिए हम क्या करते हैं, पॉलीसैकेराइड का प्रयोग करते हैं। कि जो पॉइंट मैंने हाईलाइट किए इनको बिल्कुल याद ही रखना है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सैकरीन के निर्माण में किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम सैक्राइड का। तो आपने प्रमुख पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट के बारे में जाना। अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर हमें पर्याप्त रूप से ऊर्जा नहीं मिल पाएगी तो हमारी कार्य क्षमता में प्रभाव पड़ेगा ना, तो हमारी कार्य क्षमता कम हो जाती है। किसकी कमी से, कार्बोहाइड्रेट की कमी से। तो चलिए हमारा नेक्स्ट पोषक तत्व प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रोटीन मिलकर किससे बने होते हैं, तो प्रोटीन लगभग 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं, अमीनो एसिड से। प्रोटीन की खोज किसने की थी, तो प्रोटीन की खोज की थी मोलर नामक वैज्ञानिक ने। लेकिन मोलर ने प्रोटीन को प्रोटीन नहीं कहा था, प्रोटीन का नामकरण किया था वर्जीलियस ने। प्रोटीन के संरचना की खोज किसने की थी, तो प्रोटीन के संरचना की खोज की थी पॉलिंग ने। क्योंकि प्रोटीन में इतने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते, इस प्रकार की संरचना की खोज की थी पॉलिंग ने। प्रोटीन की खोज की थी मोलर ने, लेकिन प्रोटीन को प्रोटीन कहा था, किसने कहा था, वर्जीलियस ने। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। कई बार इस तरह से कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को, इसलिए इन पॉइंटों को याद रखिएगा, नोट्स बनाते रहिए। प्रोटीन हमारे लिए आवश्यक क्यों होती है, कोशिकाओं के क्षय वो मरम्मत के लिए प्रोटीन अत्यंत आवश्यक होती है।
जैसे हमारे शरीर की इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। कोशिका के द्वारा ही तो क्या बनता है, सेल से मिलकर क्या बनता है, टिश्यू। टिश्यू से मिलकर क्या बनता है आपका ऑर्गन। ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बॉडी बनता है। तो हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। और कोशिका की जो क्षय हो जाती है या इसके मरम्मत के लिए सबसे प्रमुख उत्तरदायी पोषक तत्व होता है आपका प्रोटीन। इसीलिए आप देखते होंगे जो बॉडी बिल्डर्स वगैरह होते हैं क्या लेते हैं, प्रोटीन शेक लेते हैं। प्रोटीन शेक क्यों लेते हैं, क्योंकि प्रोटीन शेक से क्या होता है, उनकी कोशिकाओं की मरम्मत आसानी से होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मानव शरीर में प्रोटीन का संग्रह किया जाता है कि नहीं। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मानव शरीर में प्रोटीन का संग्रह नहीं किया जाता है, इसलिए हमें हमेशा भोजन लेते हुए प्रोटीन का भी ध्यान रखना होता है कि ऐसे खाद्य पदार्थों को ग्रहण करें जिसमें प्रोटीन उपस्थित हो। क्योंकि जैसे मानव शरीर में क्या होता है, ग्लूकोज का संग्रह कर लिया जाता है ग्लाइकोजन के रूप में, फैट का संग्रह कर लिया जाता है, लेकिन प्रोटीन का संग्रह मानव शरीर में नहीं किया जाता। जैसे आप देख सकते हैं आपके प्रमुख प्रोटीन स्रोत हैं, जैसे आपकी दाल है, राजमा, मूंग, सोयाबीन। सोयाबीन सर्वोत्तम प्रोटीन स्रोत होता है। इसके अलावा मशरूम, मशरूम जो एक प्रकार का कवक है, ये भी क्या प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। इसके अलावा जैसे आपका मांस होता है, दूध होता है, मछली, पनीर, ये सब क्या प्रोटीन के कुछ प्रमुख स्रोत हैं। अब जैसे अंडा, अंडा क्या प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। तो कई बार पूछ सकते हैं किसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपकी अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो अस्थियों में पाया जाता है ओसिन नामक प्रोटीन। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, दूध में पाया जाता है केसिन प्रोटीन। केसिन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण ही आपका दूध का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। आप धीरे धीरे बायो पढ़ते रहिए, आपको सारी चीज़ें खुद ब खुद समझ में आएंगी कि किसके कारण किसका क्या होता है। जैसे रक्त में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आपके ब्लड में पाई जाती है ग्लोबिन नामक प्रोटीन। और रक्त का रंग लाल किस लिए होता है, तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण आपके ब्लड का रंग लाल होता है। मांसपेशियों में थकान का अनुभव क्यों होता है, ये मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में समझाया था। अगर नहीं देखा तो जाके वीडियो देख लीजिए। अंडे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो अंडे में पाई जाती है एल्बुमिन प्रोटीन। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो दूध में आपकी पाई जाती है ग्लूटिन प्रोटीन। इसके अलावा आपकी दालों में, दाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, प्रोलमिन्स प्रोटीन पाई जाती है। अब प्रोटीन की कमी से अगर क्या हो जाएगा, तो प्रोटीन की कमी से आपके क्वाशियोकर तथा मेरस्मस नामक 2 रोग हो जाते हैं। ये तो आपके हो गए प्रोटीन की कमी से। अगर मान लीजिए शरीर में प्रोटीन की अधिकता हो जाए, तो प्रोटीन से अधिकता से क्या होता है, किडनी पर प्रभाव पड़ता है। प्रोटीन की अधिकता से किडनी पर क्यों प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आप सबको पता है कि प्रोटीन मिलकर किससे बने होते हैं, एमिनो एसिड से। इम्यूनो एसिड का जो विखंडन होता है तो इसमें क्या होता है, अमोनिया। तो अमोनिया का असर किस पर डालती है, किडनी पर। इसलिए अगर प्रोटीन की अधिकता हो जाती है तो हमारे किडनी पर प्रभाव पड़ता है। इस तरह से आज हमने पोषक तत्वों के बारे में, कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन के बारे में डिस्कस किया। इनकी अधिकता से क्या हो जाता है, इनके स्रोत क्या होते हैं, इनकी कमी से इनके प्रमुख कार्य क्या हैं, इस सबको मैंने आज के वीडियो में डिस्कस किया। इसका नेक्स्ट वीडियो में हम अन्य प्रमुख पोषक तत्व जैसे आपके विटामिन है, खनिज लवण है, फैट्स हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा दीजिए। आप वीडियो का नोट्स बनाइए, रेगुलर वे पे रिवीजन करते रहिए। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।